अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज का सवाल ये पूछा गया है कि रोशनी की रफ्तार को सबसे पहले कैसे निकाला गया। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस सवाल के बारे में सोचें। अज्यूम करें कि आप 16वीं सदी में हैं और आपने रोशनी की रफ्तार को निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। मेरे जहन में जो आइडिया आया मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ और उस आइडिया में कुछ नुक्स भी हैं। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि हमारे पास हम अज्यूम करते हैं कि एक लाइट टावर है जो हर रात को 9 बजे रोशन होता है। तो मैंने अगर स्पीड ऑफ लाइट को मेयर करना है तो मैं एक रात को उसके पास एक मखसूस जगह पे, वो जगह जो मैंने मार्क किया वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और देखूंगा कि मेरा उस तक डिस्टेंस कितना है। हम अज्यूम करते हैं कि मेरा डिस्टेंस D1 है। 9 बजे मैंने इस लाइट को देखा और ये लाइट 9 बजे यहाँ पर जली और बहुत थोड़े डिले के साथ मुझ तक, नैनो सेकंड में इसका डिले होगा, पिको सेकंड में होगा, लेकिन मेरे पास पहुंचे और मुझे ये डिस्टेंस D1 भी पता है। अब अगले दिन मैं यहाँ पर नहीं आया, बल्कि अगले दिन मैं इससे फासले पर गया D2 डिस्टेंस पर और मैंने 9 बजे लाइट को देखा। तो अब लाइट मुझ तक ज़्यादा डिले से पहुंची क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मेरे पास ये डिस्टेंस भी है और ये टाइम डिले भी है कि कितना टाइम लगा मुझे यहाँ से यहाँ जाने तक, और मैं इजीली स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकता हूँ एक सिंपल फार्मूले के साथ जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिया है। लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन में कबाहत है, और वो कबाहत ये है कि मैं 16वीं सदी में इस वक्त ज़िंदा हूँ और उस वक्त माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में स्पीड के डिले को मेयर करने के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। और यही मुश्किल आन पड़ी थी एक साइंटिस्ट को जिनका नाम था ओलेस रोमर। 1676 उनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जिनके ज़रिए वो स्पीड ऑफ लाइट को ज़मीन पर नाप सकते, क्योंकि ज़मीन पर जितना भी डिस्टेंस हम ले लें, अगर मैं एक चुटकी बजाऊं तो इस चुटकी की आवाज़ के दौरान रोशनी ने ज़मीन के 7 चक्कर लगाए। इतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट है, तेज़ है रोशनी। तो फिर हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे ज़मीन पर जिससे हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे जिससे हम ये मेजरमेंट कर सकते हैं। हमें बहुत बड़े डिस्टेंस चाहिए जिन पर हम रोशनी के डिलेज को देख सकें और मेजर कर सकें। तो रोमर ये बात समझ चुके थे और उन्होंने जुपिटर के एक मून को गौर से देखना शुरू कर दिया। ये एक जुपिटर का मून है जो कि इसके गिर्द घूमता है, इसका नाम है आयो। और इसी तरीके से आप देखें ये एक क्लॉक है, ये हर घूमती हुई चीज़ को अगर हम रेफरेंस लें अपने मदार में तो वो एक क्लॉक बन सकती है। ज़मीन अपने सूरज के गिर्द घूम रही है और ये चांद इस जुपिटर के गिर्द घूम रहा है। तो जब ज़मीन इसके पास आती है सामने, तो रोमर ने एक डिस्टेंस मेजर कर लिया, एक इंस्टेंट पे डिस्टेंस मेजर कर लिया कि अगर रोशनी इससे यहाँ तक आएगी, क्योंकि इससे पहले ये जुपिटर के पीछे छुपा हुआ है लूनर इक्लिप्स से, और जब ये ज़मीन पर रोमर को नज़र आएगा लूनर इक्लिप्स के बाद, जो कि 42 घंटों के बाद इससे नमूदार होना है, तो उसने फ़ौरन वो पॉइंट नोट किया और उसको पता था कि रोशनी ने D1 डिस्टेंस ट्रेवल करके ज़मीन तक आना है। लेकिन अगर ज़मीन आगे मूव करती जाती है तो जब अगली मरतबा ये 42.5 घंटों के बाद अपनी जगह पर वापस आएगा तो ज़मीन तो अपनी जगह से आगे चली गई। अब रोशनी को ज़्यादा टाइम लगेगा ज़मीन तक आने तक और रोमर तक पहुँच, तो उसे रोशनी देर से आती हुई नजर आएगी, डिले नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 210 अर्थ डायमीटर के बराबर है। ये जो डिले होगा, इतना ज़्यादा डिस्टेंस ज़मीन ने तय किया है और इसलिए ये लाइन बड़ी है, इसमें डिले है, उसे ये चांद बाद में नजर आएगा। तो जो ज़मीन इस जुपिटर से दूर होती जाएगी उसे लूनर एक्लिप्स बड़ा होता हुआ नजर आएगा, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगी। और जब ज़मीन जुपिटर के पास आएगी यानी यहाँ से आगे जाएगी तो उसे लूनर एक्लिप्स की ड्यूरेशन कम होती हुई नजर आएगी। हकीकत में ऐसा नहीं होगा, लेकिन लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। और इस ऑब्जर्वेशन को रोमर ने बहुत गौर से देखा, उसने बहुत सालों तक लूनर एक्लिप्स देखा आयो का, और उसके बाद उसने अपनी कैलकुलेशंस की, वो कैलकुलेशंस भी आपको दिखाता हूँ, और उसके साथ फिर उसने लाइट की स्पीड को मेयर किया। तो उसने अब दूसरा जो डिस्टेंस लिया वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ली जब जुपिटर से ज़मीन बहुत ज़्यादा दूर थी। हमें ज़मीन के ऑर्बिट का डायमीटर भी पता है, अब ये डिस्टेंस भी हमें पता है कि लाइट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि हमें चांद ज़मीन पर नज़र आ सके D2। तो हम ये जानते हैं कि जब पहली हमने ऑब्जर्वेशन ली उसमें जो रोमर को ऑब्जर्वेशन मिली थी उसके 22 मिनट बाद अब यहाँ पर उसे चांद नज़र आया। तो इतना डिले उसे नज़र आया कि जब ज़मीन यहाँ पर थी और ज़मीन यहाँ पर थी तो उसने D2 - D1 का जो टाइम डिले था वो भी नोट कर लिया, 22 मिनट। इसी तरीके से D1 और D2 हमें डिस्टेंस भी पता थे क्योंकि हमें ज़मीन के ऑर्बिट का डायमीटर भी पता है। तो हमने वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की और हमारे पास जो वैल्यू आई वो 227,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट आई। आज जब हम मॉडर्न
टेक्नोलॉजी से ये स्पीड मेजर करते हैं तो ये 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है। गोया कि बहुत करीब उस वक्त रोमर पहुंच चुके थे और उन्होंने बहुत कम प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़बरदस्त काम किया और स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया। और इससे हमें ये भी पता चला कि फ्लाइट हम तक सूरज से जो पहुंचती है वो 8.3 मिनट के बाद पहुंचती है। इतना टाइम उसको लगता है ज़मीन तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट पर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए। इसमें एक एक्सपेरिमेंट मैकेनिकल इक्विपमेंट से भी हुआ, जिसमें आपके पास एक घूमती हुई फ्लाई व्हील है और उसमें सुराख हुए हैं जो कि मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा, और उसके ज़रिए भी हमने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर की। लेकिन फिर साथ साथ बहुत से और एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया और उनमें से एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको डॉक्टर एवेंसन का दिखा रहा हूँ, जिन्होंने पहली मर्तबा लेज़र के ज़रिए स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया। और उनका अपरेटस बड़ा सिंपल था, जिसमें हमारे पास लेज़र थी और लेज़र एक मिरर से रिफ्लेक्ट होती थी। लेज़र यहाँ से शाइन की जाती थी और यहाँ पर एक पार्शियल रिफ्लेक्शन उसको मिलती थी। एक पार्ट लेज़र का इस तरफ चला जाता था, दूसरा पार्ट इस तरफ चला जाता था और फिर वो वापस आते थे और डिटेक्टर में डिटेक्शन होती थी। तो इसके ज़रिए उन्होंने लेज़र के ज़रिए जब स्पीड ऑफ लाइट निकाली तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिली। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के मेजर करने के आज और भी तरीके हैं। उनमें से एक तरीका हमें चांद से मिलता है, क्योंकि चांद पर इंसान जब अपोलो 11 में गया तो वहाँ पर वो एक लूनर लेज़र रिफ्लेक्टर छोड़ के आया था। तो आज हम जब ज़मीन से इस रिफ्लेक्टर पर लेज़र को शाइन करते हैं तो ये रे जाती है, लेज़र जाती है और फिर वापस आती है, और उसके टाइम डिले से और चांद तक का रास्ता तो हमें पता है, तो उसके ज़रिए हम स्पीड ऑफ लाइट को या इस लेज़र को, इसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेट है। इसी तरीके से जब एटॉमिक क्लॉक आए हमारे पास तो फिर सैटेलाइट जब एक दूसरे में कम्युनिकेट करती थी, क्योंकि हम नैनो सेकेंड में जाकर मेजर कर सकते हैं एटॉमिक क्लॉक्स की वजह से, तो वो स्पीड ऑफ लाइट को इजीली मेजर कर सकते। साथ साथ जो सैटेलाइट के ग्राउंड स्टेशन उनके साथ जुड़े होते हैं, वहां पर भी जब लेज़र आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई विजिबल रेंज की, हम अभी तक विजिबल रेंज में स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर रहे हैं। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड तो बराबर होती है, तो फिर हम स्पीड ऑफ माइक्रोवेव को भी मेजर कर सकते हैं, इंफ्रारेड को, अल्ट्रावायलेट को, इनको भी मेजर कर सकते हैं। और अब बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट आ गए हैं जो बच्चों को लैब्स में माइक्रोवेव ओवन के साथ स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। आप YouTube पर इनको सर्च कर सकते हैं, तो हम किसी भी जगह पर चाहे स्पीड ऑफ गैमा रेज मेजर करें, एक्सरेज, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ये तमाम की तमाम हमें स्पीड ऑफ लाइट ही देंगी। तो मैं अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं और इस वीडियो में डॉक्टर डेविड बटलर आपको तरीका बताएंगे कि स्पीड ऑफ लाइट मैकेनिकली कैसे मेजर की गई थी। In 1849, a French physicist named Antonio Louis Fizeau did measure the speed of light. He repeated an unsuccessful experiment conducted by Galileo in the 1630s. Galileo's method was quite simple. He and an assistant each had lamps which could be covered and uncovered at will. They climbed to the tops of hills around 1.5 kilometers apart. Galileo would uncover his lamp, and as soon as his assistant saw the light, he would uncover his. By measuring the elapsed time until Galileo saw his assistant's light, factoring in reaction times calculated earlier, and knowing how far apart the lamps were, Galileo reasoned he should be able to determine the speed of light. Given how fast light is, we know that the time interval Galileo was trying to measure was around 5 microseconds. The clocks available to him at that time could not measure that tiny a time interval. His conclusion was that light was very fast, if not instantaneous. As Galileo had done, Fizeau chose 2 high points, but in his case, they were a good deal further apart, at just over 8.5 kilometers. In place of covering and uncovering lanterns, he used shining light through the edge of a toothed wheel. Whether the light beam got through the edge of the wheel depended on the wheel's position. If one of the gaps was in front of the light beam, it got through. If one of the teeth was in front of the light beam, it was blocked. To avoid the problem of human reaction time, Fizeau placed a mirror on the far hill instead of a person. He also added a partially reflected mirror to guide returning light to his eye.
when Fitzhugh set the wheel spinning at slow speed, a flash of light that shot through one of the gaps would travel to the mirror on the distant hilltop, get reflected, and travel back to Fitzhugh so fast that the gap was still in place. The wheel had not had time to move a tooth in the way of the beam of light to block its return. Fitzhugh then increased the speed of the wheel until the light moving through each gap of the mirror and back encountered a tooth instead of the gap on its return. This blocked the light from getting to his eye. Fitzhugh continued to make the wheel spin faster until eventually the light would shoot through a gap, and by the time it traveled to the mirror and back, the tooth had moved completely across the line of sight. The beam of light returned just in time to move through the next gap, and he could see it again. In super slow motion, it would look like this. Knowing the number of teeth and the rotation rate, Fitzhugh could calculate the time it took for one tooth to move out of the way of the returning light. Dividing the distance by the time gave him the speed of light at 313 million meters per second. He was only off by 4%. Today, we beam laser light through a vacuum and measure the timing with atomic clocks. Here's the current number. We'll round to 300 million meters per second.